हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल। दोस्तों, जनरली प्रत्येक संविधान एक प्रस्तावना या उद्देशिका से प्रारंभ होता है जिसमें संविधान के मूल तत्व बताए जाते हैं और इससे संविधान की प्रकृति, उसका विचार दर्शन और शासन की नीति को मुख्य रूप से दर्शाया जाता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, इसमें हम शुरू में देखेंगे कि हम भारत के लोग से ये स्टार्ट होता है। इसके बाद इसमें कुछ शब्द आते हैं जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो हमें इनके अर्थों को समझना ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो शब्द हैं ये भारतीय संविधान के स्वरूप को दर्शाते हैं। इसके बाद हम कुछ और शब्द देखेंगे जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात होगी, स्वतंत्रता की बात होगी, किस किस चीज़ की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। ठीक है। तो दोस्तों, समानता की बात करेंगे तो प्रतिष्ठा और अवसर की। ये जो नीचे के शब्द हैं तो ये दर्शाते हैं हमारे जो संविधान है उसके उद्देश्य को दर्शाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शुरू करेंगे हम भारत के लोग से। इसका क्या अर्थ होता है हम भारत के लोग? दोस्तों, प्रस्तावना के अनुसार संविधान का जो स्रोत है वो संविधान की निर्मात्री संविधान सभा न होकर भारत की जनता है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा सीधे न होने के बावजूद संविधान ने इसे यह कहकर मान्यता दी है कि इस संविधान सभा में भारतीय जनता ने इस संविधान को बनाया, अपनाया और अपने आप को अर्पित भी किया है। ठीक है। इसके बाद जो अगला शब्द आता है वो है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न? दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। दोस्तों, इसको हम संप्रभु राष्ट्र भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इसका अर्थ होता है कि जो भारत है वो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। किसी भी विदेशी ताकतों का इसके निर्णय में कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। जैसे 1947 से पहले भारत क्या था? राष्ट्र तो था लेकिन संप्रभु नहीं था, क्योंकि उसके निर्णय ब्रिटेन द्वारा लिए जाते थे। ठीक है। तो वर्तमान में भारत क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। दोस्तों, भारत कॉमनवेल्थ का यानी कि राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है, लेकिन वो स्वेच्छा से है। कॉमनवेल्थ में वो लोग मेंबर हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे। भारत इसका सदस्य है तो वो स्वेच्छा से है। ठीक है। इसके बाद जो अगला शब्द आता है वो है समाजवादी। दोस्तों, समाजवादी की यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है और इसका उद्देश्य होता है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना। हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जो लोकतांत्रिक समाजवाद का एक उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ साथ मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है समाजवादी। अगला है पंथनिरपेक्ष। ठीक है दोस्तों, पंथनिरपेक्ष की यदि हम बात करें तो हमारा जो भारत देश है वो बहुत विविधतापूर्ण देश है। यहाँ पर कई धर्मों के लोग रहते हैं, है ना। जो शासन है वो किसी धर्म, पंथ या संप्रदाय में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही पंथनिरपेक्ष का अर्थ है। यह समस्त धर्मों के प्रति समान दृष्टि रखेगा और उन्हें समान संरक्षण भी प्रदान करेगा। ठीक है, ये मतलब है पंथनिरपेक्ष। इसका हम ये भी कह सकते हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों के लिए समान दृष्टि से देखेगा। ठीक है। और इसके बाद है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो दोस्तों, गणराज्य का मतलब होता है कि भारत में वंशानुगत शासन समाप्त हो चुका है। अब हमारे यहाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा जो मेंबर होंगे, सदस्य होंगे उसमें संसद में, वो चुने जाएंगे। ठीक है। तो गणराज्य का मतलब सीधे सीधे यही है कि यहाँ पर अब वंशानुगत शासन खत्म हो गया है। ठीक है। उसके बाद है तथा उसके समस्त नागरिकों को हम न्याय की बात करेंगे तो 3 प्रकार के न्याय हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय की बात करें तो दोस्तों इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। महिलाओं को जो महिलाएं हैं या उनकी स्थिति है कैसी भी प्रकार की, ठीक है, उनसे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद है आर्थिक न्याय।
दोस्तों आर्थिक न्याय का मतलब है कि हम अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। और जो भी हमारे जो संपत्ति है इसको इसके आधार पर हम असमानता दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी आय में असमानता है इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी दफ्तर में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो, ठीक है। उसके बाद आती है दोस्तों स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि हमारे संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। विचार अभिव्यक्ति की यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति यानी कि आप अपने जो भी आपके विचार हैं आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, और एक्सप्रेस कर सकते हैं। और विश्वास, धर्म और उपासना, इन सब की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम कुछ भी जो है दुरुपयोग भी कर लें, ठीक है। इसका इस्तेमाल संविधान में जो सीमाएं लिखी गई हैं उसके भीतर ही किया जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद यदि हम बात करें समानता की, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों में भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और ये हम जैसे अनुच्छेद 14 पढ़ते हैं, विधि के समक्ष समानता, है ना। अनुच्छेद 15 पढ़ते हैं कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये हमें कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद है तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि जो संविधान को जो हमने अपनाया है, ठीक है, आत्मार्पित कहेंगे या अंगीकृत किया है, वो 26 नवंबर 1949 को किया था। और जो ये लागू हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा है इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं दोस्तों, वो समझ लें एक बार। जैसे संविधान की जो मूल प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। ये 42वें संशोधन द्वारा 1976 को जोड़े गए हैं। शब्द पूछ लेता है दोस्तों, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला पॉइंट है कि प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसे लागू करवाने के लिए संविधान न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता है। दोस्तों प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है और यह संविधान की कुंजी है। तो संविधान की यदि हम आत्मा कहें तो किसे कहा जाएगा? प्रस्तावना को। इसके बाद अगला पॉइंट है कि बेरुबारी केस 1960 में हुआ था ये, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और यदि पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।